तो स्वागत है आपका आपकी एग्जा स्टडी 92 पर। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को नई वीडियोस नई क्लासेस दी जा रही, वो भी यूपी स्पेशल की जो जीके जीएस की क्लासेस हैं। उसके उसी क्रम में आज आप लोगों को दूसरी क्लास प्रोवाइड करवाई जाएगी जो आप लोगों की है उत्तर प्रदेश के भौगोलिक स्थिति से संबंधित है। यह आप लोगों की क्लास पहली होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ कारणवश जैसे आप लोगों को सिलेबस डिस्कशन किया गया था और छोटी आप लोगों को क्लास बनानी थी, तो छोटा चैप्टर लेना था, तो राजनीतिक व्यवस्था पहला चैप्टर ले लिया गया था, जबकि वो दूसरा चैप्टर माना जाता है और होता भी है। मेरे सिलेबस में भी वो दूसरे चैप्टर है, तो इसलिए यह दूसरा पहला चैप्टर होना चाहिए था, लेकिन दूसरी क्लास इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आप लोग इसको पहला ही मानिएगा और हम प्ले लिस्ट में इसको पहले ही नंबर पर ऐड कर देंगे। तो देर न करते हुए कल आप लोगों को डिस्कशन किया गया था यूपी की राजनीतिक स्थिति, और आज आप लोगों को डिस्कशन किया जाएगा उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। यह पेड बैच से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है, टू द पॉइंट क्लास है, जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। यह क्लास आप लोगों की यूपीएसआई, लेखपाल, आर ओ लोअर पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी के जितने एग्जाम्स हैं उसमें जहाँ जहाँ यूपीएसआई पूछी जाती है, उसके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही उपयोगी क्लास मानी जाती है। तो चलिए देर न करते हुए आप लोगों की क्लास स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को लाभ पहुंचाते हैं। आप लोग जानते हैं यह आप लोगों का पीपीटी वो थंबनेल है। थंबनेल पहले डिस्कशन किया जा चुका है, जो पीडीएफ में लगाया गया। यह आप लोगों का मैप है। मैप इसलिए आप लोगों को इसमें ऐड करके दिया जाता है क्योंकि अगर जो कोई छात्र जो एस्पायरेंट छात्र है, अगर यूपी स्पेशल पढ़ रहा है, तो उसके पास में उत्तर प्रदेश का मैप भी होना चाहिए पढ़ते वक्त, या पढ़ते समय उसके पास में मैप होना चाहिए, क्योंकि उसको मैप की बहुत ही आवश्यकता होती है जब वह विशेषकर जब वह भौगोलिक स्थिति पढ़ रहा हो। तो चलिए ध्यान दीजिए मैप पर। मैप को थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, कल थोड़ा रह गया था उसको क्लियर कर देते हैं। जैसे ललितपुर आप लोगों का है, तो ऐसा ज़िला है जो तीन ओर से तीन तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। ललितपुर ऐसा ज़िला है जो सिर्फ एक ज़िले उत्तर प्रदेश के एक ज़िले से सीमा साझा करता है, वह झांसी। तो ये दो क्वेश्चन आप लोगों के फ्रेम होते हैं। सोनभद्र आप लोगों का ऐसा ज़िला है जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? 4 राज्यों से। एक हो गया छत्तीसगढ़, दूसरा हो गया मध्य प्रदेश, तीसरा हो गया आप लोग का झारखंड, चौथा बिहार हो गया। ऐसा कौन सा ज़िला है? एक क्वेश्चन कल रह गए थे कि पॉइंट रह गए थे कल, तो आज आप लोगों को क्लियर करिए दे रहे हैं, इसीलिए थोड़ा हम मैप पर काम कर रहे हैं। तो ऐसा कौन सा ज़िला है जो उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों से सीमा साझा करता है? तो कैसा ऐसा जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है? वह हरदोई जिला है, जो 9 जिलों से सीमा साझा करता है। तो 9 जिलों से सीमा साझा करता है। जिले पूछे नहीं जाएंगे, डायरेक्ट यही पूछा जाता है कितने जिलों से सीमा साझा करता है? 9 जिलों से। और सर्वाधिक जिलों को साथ सीमा साझा करने वाला जिला कौन सा उत्तर प्रदेश का? हरदोई है। बस इतना ही पूछा जाता है और कुछ नहीं पूछा जाता है। पूछा जाए अगर आप लोगों से कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो आप लोग अगर देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। तो फिलहाल हम दे रहे हैं आंसर। तो यह आप लोगों का आंसर हो जाएगा लखीमपुर खीरी। तो चलिए देर ना करते हुए ये आप लोगों के पॉइंट डिस्कशन कर लिए गए हैं। चलिए आप लोगों की भौगोलिक स्थिति डिस्कशन के लिए की जाती है आज आप लोगों की। उत्तर प्रदेश किसका भाग है? तो गोंडवाना लैंड का भाग है। प्रायद्वीपीय जो गोंडवाना लैंड प्रायद्वीपीय भारत के पठार का भाग है, जिसे दक्कन का पठार भी कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का क्या है आगे पॉइंट क्या है? सहारनपुर जैसे आप लोगों का उत्तरी हो गया, दक्षिणी आप लोगों का हो गया सोनभद्र। तो उत्तर से दक्षिण कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है? 240 किलोमीटर की। कितनी? 240 किलोमीटर की सीमा बनाता है। कौन? उत्तर प्रदेश। सहारनपुर से लगा के सोनभद्र। आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि पूर्वी जिला कौन सा है? शामली है। पश्चिमी जिला आप लोगों का शामली है। सबसे पूर्वी जिला आप लोगों का बलिया है। तो इन दोनों के बीच में कितने किलोमीटर की सीमा साझा होती है? तो आप लोग बताएंगे कितनी? 650 किलोमीटर की सीमा। कितनी? 650 किलोमीटर की सीमा। यह आप लोगों से बहुत ही बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। बहुत बार पूछा जाता है यह क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से कोई भी एग्जाम अछूता नहीं रहा है। तो अक्षांशीय विस्तार देख लिए। 23 डिग्री 52 मिनट अक्षांशीय विस्तार है। 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से लगाकर 31 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश तक अक्षांशीय विस्तार है। यह मोबाइल नंबर की तरह से आप लोग रट्टा मार सकते हैं, जैसे कि 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश, तो 23 52 31 25 दोनों के उत्तरी अक्षांश है, तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे विदेशांतरी विस्तार आप लोगों का हो गया 77 डिग्री 31 मिनट पूर्वी, 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी। तो अब जब दोनों पूर्वी हैं तो पूर्वी को छोड़ ही दीजिए,
पूर्वी से कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए, या पूर्वी अपना खेल रही होगी। 77 30 और 84 39 ऐसे याद रखिए मोबाइल नंबर की जैसे। चलिए अगला मोबाइल नंबर इसलिए कहते हैं क्योंकि मोबाइल नंबर लोग फटाक से याद कर लेते हैं। यूपी का भौतिक विभाजन आप लोग देख लिए, 3 भागों में बटा हुआ है यूपी। यूपी 3 भागों में बटा हुआ है। कौन-कौन से भाग हैं आप लोग के? भाबर एक तराई क्षेत्र हो गया, भाबर व तराई क्षेत्र। दूसरा आप लोगों का हो गया गंगा यमुना का मैदानी भाग। तीसरा आप लोगों का हो गया दक्षिण का पठारी भाग। तो दक्षिण का पठारी भाग अब आप लोग देख लीजिए, जैसे यह आप लोगों का मैप में दिया हुआ छोटा सा छोटू सा मैप बना हुआ है आप लोगों का। तो तराई भाबर क्षेत्र क्या होता है? भाबर क्षेत्र वो होता है जैसे शिवालिक के नीचे नीचे क्या होता है, छोटे छोटे क्या होते हैं, कंकड़ पत्थर वाले छोटे छोटे वो पड़े होते हैं, पत्थर पड़े होते हैं। तो उनके बीच में क्या होता है, नदियाँ लुप्त हो जाती हैं, तो वहाँ पर कृषि नहीं की जा सकती। तो उसे क्या कहते हैं, भाबर का क्षेत्र कहते हैं। उसके नीचे आ जाइए तो आप लोग तराई का क्षेत्र पाएंगे। तराई का क्षेत्र से ही आप लोगों की नदियाँ निकलती हैं, भाबर व तराई का क्षेत्र। सहारनपुर से लगाकर कुशीनगर तक जाएंगे तो आप लोगों को भाबर का क्षेत्र मिलेगा। और सहारनपुर जैसे पूर्वी भाग में आप पश्चिमी भाग में भाबर का क्षेत्र क्या है, चौड़ा है। भाबर का क्षेत्र भाबर की क्षेत्रफल चौड़ा है। और पूर्वी भाग में आप लोगों का भाबर का क्षेत्र थोड़ा सकरा है। तो ये याद रखना, पश्चिमी भाग में थोड़ा चौड़ा है भाबर क्षेत्र, और पूर्वी भाग में आप लोगों का सकरा है। अब पूछ लिया जाता है आप लोगों से गंगा यमुना का मैदानी भाग, ठीक है, तराई क्षेत्र, गंगा यमुना का मैदानी भाग। जैसे अब आगे बताते हैं आप लोगों को, तो इससे जुड़ा आगे चीज़ें बताते हैं। जैसे आप लोग का है तराई क्षेत्र, आप लोग का है, सॉरी एक सेकंड पेन नहीं चल रहा, ये हो गया आप लोग का। जैसे ये भाबर क्षेत्र है, शिवालिक के नीचे आप लोग का भाबर क्षेत्र आ जाएगा। भाबर क्षेत्र में क्या होता है, मोटे मोटे पत्थर होते हैं, नदियाँ लुप्त हो जाती हैं, कृषि होती नहीं, नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। तराई क्षेत्र में क्या होता है, नमी वर्षा अधिक होती है, जिससे क्या मच्छर पनपते हैं और मलेरिया के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नदियाँ पुनः बाहर आ जाती हैं, क्या तराई क्षेत्र से पुनः निकलती हैं, तो गन्ना और धान की खेती बहुत अच्छे से होती है यहाँ पर तराई क्षेत्र में। तो आप लोगों का देख सकते हैं जैसे विस्तार हो गया, सहारनपुर से देवरिया हो गया विस्तार, किसका, तराई क्षेत्र का। सहारनपुर से देवरिया आप लोगों का विस्तार हो गया। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, जैसे यहाँ पर हो गया आप लोगों का सहारनपुर से देवरिया, तो यहाँ से सहारनपुर से लगाएंगे और ये देवरिया तक आएंगे, ठीक है। तो आप लोग ये सॉरी वहाँ तक कहाँ जा रहा है पेन मेरा, सहारनपुर से लगाएंगे देवरिया तक आएंगे, तो ये तराई क्षेत्र हो गया आप लोगों का। तो तराई क्षेत्र क्या है, तो पूरब में चौड़ा है, पूरब में चौड़ा और पश्चिम में सकरा है। भाबर और तराई क्षेत्र में अंतर समझ लेना। भाबर क्या होता है, पश्चिम में चौड़ा है, पूरब में सकरा है। तराई क्षेत्र वही उल्टा है, पश्चिम में क्या है, सकरा है, और पूरब में क्या है, चौड़ा है। ये याद रखना, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं। जैसे आप लोग कहेंगे कि देवरिया, सहारनपुर से देवरिया जाएंगे तो पूरब में तराई क्षेत्र की चौड़ाई कितनी, लगभग कितनी है, तो 80 से 90 किलोमीटर है आप लोग की। अब भाबर क्षेत्र का पश्चिम में विस्तार 34 किलोमीटर का है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आप लोगों का। अगला प्रश्न नहीं होता है, प्रश्न पढ़ाते पढ़ाते प्रश्न ही हो गए, क्योंकि आर की टेस्ट सीरीज लगवा रहे हैं तो बार बार मुझसे प्रश्न ही निकलता है। तो ये आप लोगों का मैप है, तो आप लोग इसमें कुछ ड्रा करना चाहें तो ड्रा कर सकते हैं। और जैसे गंगा यमुना का मैदान, गंगा यमुना का मैदान आप लोग का दूसरा भाग, तो क्या है, दूसरा पॉइंट आप लोग का गंगा यमुना का भाग है। तो गंगा यमुना तथा इनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसाद निर्माण कैसे होता है, गंगा यमुना का मैदान का निर्माण कैसे होता है, गंगा यमुना तथा इनकी सहायक नदियाँ जो होती हैं, जैसे गंगा हो गई, यमुना हो गई, इनकी सहायक नदियाँ बहुत सी होती हैं। तो इनके द्वारा जो अवसाद लाए जाते हैं उसी से क्या होता है, गंगा यमुना का मैदान का निर्माण होता है। उस अवसाद को क्या कहते हैं, आप भी कहा जाता है, जैसे जड़ोल मिट्टी भी कहा जाता है, कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। तो यह बहुत उपजाऊ होती है, क्या होती है, बहुत उपजाऊ होती है। जैसे आप लोगों को प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है, गंगा यमुना क्षेत्र में जो होते हैं कोई ना कोई नदी बाढ़ ले आती है। तो क्या होता है, तो जहाँ तक बाढ़ का पानी पहुँचता है, जहाँ तक बाढ़ का पानी पहुँचता है उसे खादर क्षेत्र कहते हैं। खादर क्षेत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस पे परत हर साल नई जमा हो जाती है। प्रत्येक वर्ष क्या होता है कि नई परत जमा हो जाती है, और क्या होता है कि वो बहुत ही उपजाऊ हो जाती है, अधिक उपजाऊ हो जाती है। और जहाँ तक बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है उसे क्या कहते हैं, पुरानी काप कहते हैं या भांगर क्षेत्र कहते हैं। क्या, भांगर क्षेत्र कहते हैं। भाभर और भांगर में अंतर समझ लेना क्या है, ठीक। भांगर क्षेत्र कहते हैं, यह थोड़ा कम उपजाऊ होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नहीं है यार, प्रश्न मुझसे निकल जाता है क्योंकि जीएस की टेस्ट सीरीज इस टाइम मैं लगवा रहा हूँ यूपी आर ओ की अपने चैनल पर। तो आप भी उस पर जाके आप लोग इंजॉय कर सकते हैं, और आप लोग
अपन लाभ उठा सकते हैं उस टेस्ट सीरीज़ को देखकर। हिंदी की टेस्ट सीरीज़ कल आप लोगों की सॉरी आज आप लोगों की 12 बजे के आसपास फिर से अपलोड हो जाएगी, तो आप लोग उसको देखकर लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। धीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ है, सिंह की दहाड़ है। तो ये कविता बचपन में गाया करता था, बहुत अच्छा कविता था। जैसे बीहड़ आप लोगों का होगा, बीहड़ छूटा जा रहा था, याद देख लिया कहो। नदियों का आवड़, जैसे बीहड़ कहा जाता है नदियों का आवड़ जहाँ पर, जैसे अवनालिका पर्दन बन जाती है थोड़ा थोड़ा, तो कुछ क्या हो जाता है अधिक उपजाऊ हो जाते हैं, तो उसे बीहड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीहड़। बीहड़ सबसे ज़्यादा किस नदियों के साथ में बनता है? गचम्बर या यमुना नदियों के साथ बनते हैं। अदर भी जैसे और भी नदियाँ हैं जो बीहड़ बनाती हैं, लेकिन प्रमुख नदी अगर आप लोगों को उत्तर प्रदेश में पूछी जाएगी तो वह चंबल और यमुना होगी। यह बार बार पूछा गया प्रश्न है और बहुत बार पूछा गया, तो इसलिए इस पॉइंट को रखा गया है इस पीडीएफ में और इस क्लास में। दक्षिण, जैसे आप लोगों का तीसरा पॉइंट है दक्षिण का पठारी क्षेत्र। दक्षिण का पठारी क्षेत्र, अब आप पठार, जैसे मेज है कोई, तो मेज आप 400 मीटर की दूरी से देखिए तो उसकी मेज की ऊपर की छम दिखाई दे, तो वो क्या हो जाता है? चट्टान पठार या पठारी क्षेत्र हो जाता है। क्षेत्रफल आप लोगों का 45,200 किलोमीटर है। तो दक्षिण का पठारी क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है? 45,200 किलोमीटर। दक्कन के पठार का भाग है, क्या है? दक्कन के पठार का भाग है क्या? दक्षिण का पठारी क्षेत्र। जब लास्ट में आप लोग का उत्तर प्रदेश खत्म होता है नीचे से, तो ये वो चलता है दक्षिण का पठारी क्षेत्र, दक्कन के पठार का भाग है, ये याद रखना। बुंदेल नाम क्या होता है? बुंदेलखंड का पठार, इसे बघेलखंड का भी पठार कहते हैं। यूपी एमपी दोनों से मिलकर बना हुआ है, दोनों के बॉर्डर पर ही है। निर्माण ग्रेनाइट नीच चट्टानों से बना हुआ है, क्या? दक्षिण का पठारी क्षेत्र, ये याद रखना आप लोग। ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से बना है, क्या बना है? दक्षिण का पठारी क्षेत्र, ये याद रखना, ठीक है। अब जैसे तो याद रखना आप लोग कि बुंदेलखंड का पठार किससे निर्मित है? ग्रेनाइट नीच चट्टानों से। दक्षिण पश्चिम काली मिट्टी पाई जाती है दक्षिण पश्चिम में, जैसे ये हो गया आप लोग का, ये ऐसे चलता है ललितपुर हो गया, ये आप लोग का सोनभद्र हो गया, ऐसे। तो ये दक्षिण पश्चिम आप लोग का हो जाएगा। तो वहाँ कहाँ पाया जाएगा? काली मिट्टी पाई जाएगी और कपास की फसल बहुत अधिक मात्रा में उपजाई जा सकती है। बहुत अच्छी कपास के लिए बहुत अच्छी होती है काली मिट्टी। जैसे पूर्वी भाग में है, ये पूर्वी भाग आप लोग का है बुंदेलखंड का पूर्वी भाग, तो उसमें क्या होता है? अधिक लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी, ये सब लाल मिट्टी वाला क्षेत्र है। तो दलहन और तिलहन होती है, क्या होती है? दलहन और तिलहन बहुत अधिक मात्रा में उपजाया जाता है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मिट्टी होती है लाल मिट्टी। बुंदेलखंड का विस्तार है आप लोगों का, बुंदेलखंड का 7 जिलों में विस्तार है। ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट और प्रयागराज दक्षिणी, यह आप लोगों का है। ठीक, 7 जिलों में है, आप लोग देख लीजिए, अभी आप लोग को मैप में दिखा देंगे। पहले आप लोग फिनिश कर लीजिए पूरी पीडीएफ को। चलिए पहले दिखा देते हैं, फिर पीडीएफ को फिनिश करिए। कहाँ है आप लोग का? ये है, जैसे यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर रहने दीजिए, ऊपर वाले मैप में लीजिए, ये आप लोग का मैप है यहाँ पर। तो ये आप लोग का यहाँ पर सोनभद्र हो जाएगा, मिर्ज़ापुर हो जाएगा, इलाहाबाद हो जाएगा, ये सब प्रयागराज के हैं। चित्रकूट हो गया आप लोग का, बांदा हो गया, महोबा हो गया, हमीरपुर हो गया, जालौन हो गया, झांसी हो गया, ललितपुर हो गया, ठीक है। ये सब आप लोग के हैं। बघेलखंड बुंदेलखंड ऐसे हो गया आप लोग का, बघेलखंड का 7 जिले हैं, ठीक है। 7 जिले आप लोग को, ललितपुर है, झांसी है, जालौन है, हमीरपुर है, महोबा है, बांदा है, चित्रकूट है, प्रयागराज दक्षिणी है, तो ये 7 जिले आप लोग के हैं। वह जिला जो बुंदेलखंड के पठार का हिस्सा नहीं है तो मिर्ज़ापुर नहीं है। मिर्ज़ापुर, अगर यहाँ पर सोनभद्र भी हो तो सोनभद्र भी नहीं है, ठीक है। ये दोनों जिले नहीं हैं इसके बुंदेलखंड पठार के भाग। बघेलखंड पठार का, जैसे बघेलखंड पठार है तो उसके मिर्ज़ापुर और सोनभद्र, चंदौली, पूर्वी चंदौली आता है बघेलखंड पठार के अंतर्गत, तो ये याद रखना, क्योंकि इसीलिए मिर्ज़ापुर सोनभद्र बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत नहीं आता है। सोनकर और कैमूर पहाड़ी मिर्ज़ापुर सोनभद्र में है। कहाँ है? मिर्ज़ापुर सोनभद्र में फैली हुई है सोनकर और कैमूर की पहाड़ी, जो विंध्य पर्वत के पूर्वी विस्तार है। क्या? विंध्य पर्वत का पूर्वी विस्तार है सोनकर और कैमूर पहाड़ी है। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों का, ये प्रश्न आप लोगों का बना हुआ है नया प्रश्न, होमवर्क है लेकिन होमवर्क नहीं है ये आप लोगों का, मैं ही बताऊंगा इसमें, आप लोग भी बता देंगे, बहुत ईजी प्रश्न है। भौतिक रूप से यूपी का भाग नहीं है, भौतिक रूप से यूपी का भाग नहीं है, तराई तो है ही है।
गंगा यमुना का मैदान अभी ऊपर से ही पढ़ के आए हैं, बुंदेलखंड का भी पठार है ऊपर से पढ़े हैं। तो बुंदेलखंड का पठार में कितने ज़िले आते हैं? 7 ज़िले आते हैं, ये याद रखना आप लोग। नीलगिरी की पहाड़ी नहीं है। तो इसी जगह पे आप लोग का यह क्लास समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में। और अगर आप लोग चैनल को ना सब्सक्राइब किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, दोस्तों यारों अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, जिससे क्या है आपके छोटे भाई बड़े भाई जो दोस्त समझते हैं वो थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोगों के लिए नई नई क्लासेस प्रोवाइड करवाते रहें। थोड़ा दीपावली के बाद में आप लोगों के लिए एक बेहतर उपहार होगा और आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ चालू की जाएगी अब इस चैनल पर, जो आप लोग देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि हाँ आप लोगों के लिए वैल्यूएबल कंटेंट है। ठीक, आप लोगों के लिए उपयोगी कंटेंट है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।